हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में, जो कि है सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस और सिंपल चैप्टर है, एज सिंपल एज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स भी इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर के लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा मैं। आप लोगों को पता ही होगा 4 दिन के लिए मुंबई आया था, जिसमें से 3 दिन वीडियो बनाया, तो कितना बना लूँगा, 5 चैप्टर बना लिए मैंने। ठीक, इससे ज़्यादा क्या कर सकता था मैं। ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का अगर मैं आप लोगों को रोड मैप बताऊं तो इसके लिए भी मात्र 4 लेक्चर लगेंगे। आज के लेक्चर मतलब पहले लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। इसके बाद मैं बताऊंगा राउल्ट्स लॉ, फिर मैं आपको बताऊंगा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कॉलिगेटिव 3 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 है बेसिकली। पहला है आप लोगों का रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, फिर है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज 3 प्रॉपर्टीज, अगले लेक्चर में 3 प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तीसरे लेक्चर में मैं ऑल अबाउट ऑस्मोसिस डिस्कस करूंगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, सब कुछ डिस्कस करूंगा। फिर चौथे लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, वेंट हॉफ फैक्टर, और इसके साथ मैं डिस्कस करूंगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसके साथ मैं क्या डिस्कस करूंगा, इसके साथ मैं डिस्कस करूंगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये 4 लेक्चर्स होंगे बेसिकली, जिसमें से सबसे छोटा होगा ऑस्मोसिस वाला, और सबसे बड़ा लेक्चर शायद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला हो, मतलब सेकंड लेक्चर, और सबसे छोटा होगा ऑस्मोसिस। ठीक है, तो 4 लेक्चर्स में इस चैप्टर को हमने तोड़ा है। और आप लोगों ने देखा होगा कि टेक्स्ट बुक के शुरू में ही सॉल्युबिलिटी दे दी है, बट जनरली ऐसा पढ़ाया नहीं जाता है कभी, ना तो हमें बोर्ड में ऐसा पढ़ाया गया था, ना तो हमें जेई में। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करूँगा। और ये मैटर नहीं करता यार पहले क्या पढ़ाया गया है, मैटर ये करता है क्या पूरा पढ़ाया गया है। तो अगर पूरा पढ़ाया गया है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट। सो पूरा पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान से पढ़ो। चलिए, तो शुरू करते हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स से। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो बेसिक से कंसंट्रेशन टर्म्स। बट कंसंट्रेशन टर्म्स से पहले मुझे जानना है कि क्या आपको मोल निकालना आता है? क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, यही होता है ना। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें कितने मोल्स है? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला क्वेश्चन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन 100 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 196 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, पता करो। पहले बात आप लोगों को मोल निकालने आना चाहिए बस। ठीक है, मोल निकालने आया तो ही बाकी चीज़ें सीख पाओगे, वरना कद्दू कुछ नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है, निकालो, सोचो। एक और क्वेश्चन ले लो, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्योंकि बेंजीन आएगा अभी, तो ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन देके सतर्क रखूँ मैं, है ना। चलो अब सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स का आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, जो कि होता है मास अपॉन मोलर मास। तो इसका मास कितना है? 48 ग्राम। इसका मोलर मास कितना है? मोलर मास कैसे निकाला जाता है? मोलर मास निकाला जाता है एटम के एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम से। ठीक है, मोलर मास कैसे निकाला? देखो, इतने बेसिक में कोई टीचर नहीं जाएगा। ठीक है, जो टीचर नहीं होगा वो जाएगा। अब टीचर हूँ मैं, ठीक है, ऐसी बेइज्जती नहीं करने का। तो मोलर मास का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एटॉमिक मास, सॉरी 2 इंटू एटॉमिक मास नहीं, नंबर ऑफ एटम्स इंटू एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। ठीक है, जितने भी टाइप के एटम्स हैं वो कितने एटम्स है मल्टीप्लाइड बाय कितना एटॉमिक मास होता है उस एटम का, वो आप लोगों को निकालना है। जैसे यहाँ पे O2 है, तो इसका मोलर मास पहले निकाल लेते हैं। चलो आपके लिए, मात्र आपके लिए पहले इसका मोलर मास निकालते हैं। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन एटम है, कितना है? 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो कितना आया? 32। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? नंबर ऑफ मोल्स आए, मास कितना है? 48, मोलर मास कितना है? 32। तो मोलर इसका जो नंबर ऑफ मोल है वो आया 1.5। ठीक है,
चलो इसका मोलर मास निकालो CaCO3 का। अब यहाँ पे देखो कई टाइप के एटम है, तो एक एक करके सबके डिस्कशन करते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम का कितना एटम है? एक, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 40। याद करना पड़ेगा सबका, नहीं तुम्हें लिख के आएगा, याद करना पड़ेगा। कम से कम कैल्शियम तक तो तुम्हें याद होना चाहिए, सबका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट कैल्शियम तक, एटलीस्ट कैल्शियम तक, ठीक है। प्लस एक ही कार्बन एटम है तो 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक वेट 12, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3, जोड़ दो 40 प्लस 12 प्लस 48, कितना आया? 100। तो इसका मोलर मास होता है 100। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स आ गए मास जो कि 100 है अपॉन मोलर मास जो कि 100 है, तो 1 मोल आ गया इसका, ठीक है। चलो अब मोलर मास निकालते हैं हम लोग H2SO4 का। मोलर मास ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे? 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना होता है? 1, प्लस सल्फर एटम कितना है? 1, एक सल्फर एटम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 32, तो 32 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 4, तो 4 इंटू 16, ठीक है। तो ये टोटल आ गया 2 प्लस 32 प्लस 64, तो ये टोटल आ गया 98। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स आ गए 196 अपॉन 98 जो कि आ गए 2, तो 2 मोल्स, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। मोलर मास निकालो C6H6 का। मोलर मास 6 कार्बन एटम है तो 12 इंटू 6 प्लस 6 हाइड्रोजन एटम है तो 1 इंटू 6, क्योंकि एटॉमिक वेट तो हाइड्रोजन का 1 ही होता है और नंबर ऑफ एटम्स 6 है, तो यह आया 78। क्या हमें मोलर मास ऐसे निकालना होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसे लिखना नहीं होता है, दिमाग में निकालना होता है। तुम्हें क्या लगा गलत लिखा है? गलत नहीं है, सही है, ठीक है। गलत नहीं है बिल्कुल भी, ये सही है, लेकिन ऐसे तुम्हें दिखाना नहीं होता इसे निकाल के, ये तुम्हें अपने जहन में चलाना होता है, ठीक है। कि 6 कार्बन है तो 12 6 72 प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 72 प्लस 6 78। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 78, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मास कितना दिया है? मास 39 ग्राम, तो 39 अपॉन मोलर मास कितना होता है? 78, तो 0.5 मोल आ जाएंगे। 39 अपॉन 78 काट दो, 1/2 आएगा, दैट इज 0.5। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को? आई होप क्लियर है, ठीक है। चलो तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सेट है मास अपॉन मोलर मास। क्या मोलर मास का फॉर्मूला समझ में आ गया? क्या मोलर मास हमें ऐसे लिख लिख के निकालना होता है? नहीं, दिमाग में निकाल के डायरेक्टली लिखना होता है। क्या मोल हमें लिख के दिखाना पड़ता है? कहीं कहीं पर, ठीक है, हर जगह नहीं, कहीं कहीं पर, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, और कैपिटल M का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक चीज आपको मिलेगी कि मोलैलिटी को छोड़ के हर एक केस में, मोलैलिटी को छोड़ के हर एक केस में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए ना, मोलैलिटी को छोड़ के हर एक केस में जो कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे उसमें न्यूमरेटर में सॉल्यूट आएगा और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। जैसे मैंने तुमसे पूछा बताओ वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? कैसे निकालोगे वेट बाय वॉल्यूम? तुम क्या करोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया, ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम था, हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वेट बाय वेट होता तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। बट मोलैलिटी ही एक एक्सेप्शन होता है, मोलैलिटी के केस में ऐसा नहीं होता है। मोलैलिटी के केस में क्या होता है? देखो, दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी, ये चलो तीसरा मान लो, ये ऐसे ही मैंने बता दिया था। चलो चौथी चीज मैं पूछ लूँ, परसेंट वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट क्या होगा? हर एक केस में मोलैलिटी को छोड़ के हर एक केस में न्यूमरेटर में सॉल्यूट आना है, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आना है। तो इसका फॉर्मूला आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नीचे क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन, और क्योंकि ये परसेंट है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। परसेंट नहीं होता तो यहीं तक होता जैसे ये था। मोलैलिटी, मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, तो स्मॉल m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यही एक एक्सेप्शन है, नीचे आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही एक एक्सेप्शन है।
बाकी हर केस में आपको डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन दिखाएगा, न्यूमरेटर में सॉल्यूट दिखेगा। कोई भी फॉर्मूला क्यों ना हो, जैसे मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल। ठीक है, बस मोलैलिटी ही एक एक्सेप्शन है, तो इस एक्सेप्शन को मैं स्टार मार्क कर देता हूं और बाकी सब सेम है। ठीक है, तो मोलैलिटी के केस में फॉर्मूला क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट और प्लस इन केजी, केजी में होना चाहिए ये वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। ठीक है, अभी क्या है, चलो एक और चीज देख लो जो इस चैप्टर में बहुत काम आएगी, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मोल्स। मतलब कुछ समझा नहीं। देखो मान लो आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है। गैस सी के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है NC, गैस ए के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है Na, और गैस बी के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है NB। ठीक है, और मान लो मुझसे पूछ लिया, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं जीटा से, मान लो मुझसे पूछ लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, मतलब Na प्लस NB प्लस NC। ठीक है, मतलब जैसे एक कंटेनर में दो गैस है, ए गैस है, बी गैस है, और मैं से पूछ लिया कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ, तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। क्लियर? क्लियर। ठीक है, ओके। देखो एक और केस याद रखना कि मोल फ्रैक्शन को अगर हम टोटल करें, सारी गैसेस का अगर हम मोल फ्रैक्शन टोटल करें, मतलब जीटा ए प्लस जीटा बी प्लस जीटा सी, तो इसकी वैल्यू 1 आती है। मतलब सिंपल है, जैसे एक कंटेनर है उसमें गैस ए है, गैस बी है, मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए निकाला, मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी निकाला, सम करूंगा तो 1 आएगा। चाहिए तो प्रूफ कर दूं। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला आया है Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। देखो देखो देखते देखते कर दूंगा प्रूफ। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला आएगा NB अपॉन सेम चीज होगी ना, तो NB अपॉन सेम चीज। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी का फॉर्मूला आएगा NC अपॉन सेम चीज, और तीनों चीज को जब ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो यही रह जाएगा, ऊपर हो जाएगा Na प्लस NB प्लस NC। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में भी Na प्लस NB प्लस NC है, न्यूमरेटर में भी वही बन गया, तो कट के आंसर आ जाएगा 1। तो सारे मोल फ्रैक्शन को ऐड करके आंसर आता है 1। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, जिसका आपको पता करना है, अपॉन टोटल मोल्स। क्लियर? समझ में आ गया? चलो, तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर है। ठीक है, ओके। अभी एक और छोटी सी चीज आपको बतानी है। ठीक है, आपको डेंसिटी तो पता ही होगी ना, वेपर डेंसिटी और मोलर मास के बीच में एक रिलेशन होता है, वेपर डेंसिटी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू मोलर मास। ठीक है, खैर ये सब तो मोल वगैरह में यूज होता था, इसमें तो नहीं ही होगा। चलिए नॉर्मली डेंसिटी देख लेते हैं। सो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसको ध्यान रखना। डेंसिटी को हम लोग ज़्यादातर ग्राम पर ml में मेज़र करेंगे या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब एक बहुत ही ज़्यादा ब्रह्मास्त्र चीज़ है, रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। कभी आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने क्वेश्चन में कि आपको मोलैलिटी देख के डेंसिटी पूछ लेता है, तो उसका से आप लोग एक फॉर्मूला याद कर लो, D बाय कैपिटल M इज इक्वल्स टू 1 बाय स्मॉल m प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। ठीक है, डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी 1 अपॉन मोलैलिटी प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एक शॉर्टकट फॉर्मूला। कभी भी आप लोगों से दो क्वांटिटी देख के तीसरी क्वांटिटी पूछ ले तो निकाल सकते हो। D क्या है? D है डेंसिटी। चलो लिख देता हूं मैं एक बार, D है डेंसिटी, कैपिटल M है मोलैरिटी और स्मॉल m है मोलैलिटी। ठीक है, MW क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखना, सॉल्यूट। हाँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? अच्छा हाँ यार, सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बताया मैंने। देखो ये तो मुझे भी नहीं पता। सॉल्वेंट मतलब होता है कि जिस चीज में हम लोग मिला रहे हैं, जैसे वाटर एक सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्यूट मतलब होता है उस सॉल्वेंट में जिस चीज को हम लोग मिला रहे हैं, जैसे चीनी और पानी को हम लोग मिला रहे हैं, तो पानी हो गया सॉल्वेंट और चीनी हो गया सॉल्यूट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है,
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है? जिस चीज को मिलाते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? जिस चीज में मिलाते हैं। ठीक है, सॉल्यूट मतलब जिस चीज को मिक्स करें, ठीक है, वो होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? जिस चीज में मिक्स करें, जिस चीज में मिक्स करें वो सॉल्वेंट, और जिस चीज को मिक्स करें वो सॉल्यूट। जब चीजें मिक्स हो तो वो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब कुछ लोग आपको महान मिलेंगे जो बोलेंगे बेटा हम लोग सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं बी से, सॉल्यूट को डिनोट करते हैं ऐसे। ऐसा कुछ मैं डिनोट नहीं करता, तो टेंशन मत लो, सिंपल है मेरा फंडा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग थोड़ी और चीजें देखते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है? हमारे पास बोर्ड है, तुम्हारे पास क्या है? ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है। तो ये है हमारे पास एक कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने रखा है लिक्विड H2O। ठीक है, ये और इस कंटेनर में मैंने यहाँ पे लगा रखा है एक रीडिंग करने के लिए। ठीक है, मीटर लगा रखा है मैंने, जो कि यहाँ पे रीडिंग मुझे बताएगा प्रेशर की। ओके, और यहाँ पे मेरे पास है लिक्विड H2O। ठीक है, वैसे H2O हाँ सॉलिड भी होता है, खैर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है लिक्विड H2O, और मैंने इस कंटेनर में यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लिक्विड H2O है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैंने पूरी जगह छोड़ रखी है, मतलब यहाँ पे मेरे पास है वैक्यूम। ठीक है, ठीक है, और फिलहाल मुझे इसमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही, मतलब मुझे अभी प्रेशर जो है वो फिलहाल के लिए मिल रहा है 0। ठीक है, अब होगा क्या थोड़े टाइम बाद, ये जो लिक्विड H2O के मॉलिक्यूल्स है इनमें एक इवापोरेशन शुरू होगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ पे इवापोरेशन शुरू होगा। अब आप बोलोगे कि यार ज़रूरी थोड़ी इवापोरेशन शुरू हो जाए, हो सकता है इवापोरेशन ना शुरू हो। ठीक है, बट हम लोग मान लो यहाँ से हीट कर रहे हैं, मान लो हम लोग यहाँ से कंटेनर को हीट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि थोड़े टाइम बाद जो मॉलिक्यूल्स है वो इवापोरेट होना शुरू करेंगे। ठीक है, और इवापोरेट होने के बाद क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स जो है चलो थोड़ा सा यहाँ पे कंटेनर गड़बड़ बन गया, चलो मैं सुधार देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देने से बढ़िया है कि यार सुधार दो, क्या मतलब बिगाड़ दिया। अब जो भी है यार, ठीक है, जो भी है सब यही है। तुम्हें क्या लगा सब तेरा बोलूँगा? जो भी है सब मेरा यही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास लिक्विड H2O था। अब लिक्विड H2O का क्या हुआ? इवापोरेशन शुरू हुआ। ठीक है, तो H2O के मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 यहाँ पे इवापोरेट हुए। अब इवापोरेशन के बाद क्या होगा? क्या ये यहाँ से स्केप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंटेनर क्लोज्ड है। तो यहाँ से ये इवापोरेट करने तो जाएंगे बट इवापोरेट कर नहीं पाएंगे। तब क्या होगा? तो आप एक बात बताओ, जैसे आप जो चाय है, ठीक है, आपके पास चाय होगी, सबके पास होती है। ठीक है, मेरे पास भी है चाय, फिलहाल अभी के लिए नहीं है। ठीक है, तो आप कभी चाय आपके पास हो तो उस समय क्या करना, आप चाय के ऊपर एक प्लेट रख देना। तो आप क्या देखोगे, जब आप प्लेट को उठाओगे तो आपके उस प्लेट के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बूंदे मिलेंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार, यार इसको क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये जब इवापोरेशन नहीं हो पाता है तो यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाता है। मतलब यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स निकले तो थे कि हम लोग निकल जाएंगे, निकले तो थे कि हम निकल जाएंगे, लेकिन भाग नहीं पाए। ठीक है, ये क्या हो गए? कंडेंसेशन शुरू हो गया। तो बेसिकली होता क्या है, शुरू में यहाँ पे सिर्फ इवापोरेशन होता है। तो जब इवापोरेशन होता है तो यहाँ पे एक प्रेशर बनता है, और उस प्रेशर के कारण इन पे रीडिंग दिखती है, और जब रीडिंग दिखेगी तो प्रेशर 0 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इवापोरेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा। ठीक है, एट फर्स्ट evaporation starts and then condensation also takes place simultaneously। ठीक है, शुरू में क्या होता है? सिर्फ evaporation होता है, और उसके बाद क्या होता है कि कंडेंसेशन भी साथ में होने लगता है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं इवापोरेट होके, उसके बाद आपस में मिल के कंडेंसेट हो रहे हैं। ठीक है, ऊपर गए इवापोरेट होके, फिर कंडेंसेशन हो रहा है। तो बेसिकली इवापोरेशन और कंडेंसेशन सेम टाइम पे हो रहा है। तो कोई तो एक ऐसा पॉइंट आएगा एट सम पॉइंट, एक तो ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, ठीक है, एक तो ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल आ जाएगा।
ठीक है, एक तो ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल आ जाएगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग मेजर कर लेते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज मेजर्ड। तो ऐसे केस में जब इवापोरेशन और कंडेंसेशन सेम रेट पे हो रहा हो तो उस केस में एक कांस्टेंट प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक कांस्टेंट प्रेशर बन जाता है, और इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, और उसी टाइम पे हम लोग मेजर करते हैं एक वेपर प्रेशर। मतलब प्रेशर exerted by vapors of liquid which are in equilibrium with its liquid component। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, यहाँ पे जो लिक्विड के वेपर्स हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और वो जो प्रेशर है वो लिक्विड कंपोनेंट के साथ इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर है। वो केस में जो कांस्टेंट प्रेशर डेवलप होता है, दिस कांस्टेंट प्रेशर, उसी कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? उसी कांस्टेंट प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। दिस कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। समझ में आ गया वेपर प्रेशर का मीनिंग? वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है एक ऐसा प्रेशर जो कि रेट ऑफ इवापोरेशन जब रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है तो जो एक कांस्टेंट प्रेशर बनता है उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर को हम लोग कब मेजर करते हैं? इस पॉइंट पर हम लोग वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं। और वेपर प्रेशर सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर मतलब वीपी डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, कंटेनर की साइज क्या है, कंटेनर का शेप क्या है, इसके ऊपर बिल्कुल भी वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। कंटेनर कैसा भी हो, वेपर प्रेशर टोटली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो यहाँ से कुछ इवापोरेशन ही नहीं होगा, इवापोरेशन ही नहीं होगा तो कंडेंसेशन ही नहीं होगा, कंडेंसेशन भी नहीं होगा तो वेपर्स नहीं बनेंगे, तो वेपर प्रेशर कहाँ से बनेगा? है ना। तो टेम्परेचर पर सिर्फ ये डिपेंड करता है और किसी भी चीज़ पर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये ओके। तो वेपर प्रेशर आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। अभी वेपर प्रेशर के बारे में 2-3 नोट्स लिख लो। ठीक है, पहला नोट, वेपर प्रेशर डिपेंड्स, ये तो आप लोगों को बता चुका मैं, ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ये वेपर प्रेशर टेम्परेचर के अलावा किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा नोट, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ कंटेनर, डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज, शेप एक्सेट्रा ऑफ कंटेनर। कंटेनर कैसा है उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, बस कंटेनर रहना चाहिए, क्लोज रहना चाहिए। ठीक है, बाकी उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये तो आप लोगों को जनरल पॉइंट है, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, और ये वेपर प्रेशर किसकी बात हो रही है? लिक्विड के। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना। ओके, चौथा पॉइंट, एट अ पॉइंट वेयर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to outside pressure is called boiling point। अरे ये क्या है? हाँ, ऐसा पॉइंट, द पॉइंट वेयर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर, मतलब आउटसाइड प्रेशर जितना है उसके अगर इक्वल आ गया तुम्हारा वेपर प्रेशर, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कैसे इसको कैसे समझ सकते हैं? देखो, जैसे आप चाय उबाल रहे हो, ठीक है, तो जब आप चाय उबाल रहे हो तो बेसिकली आपने कंटेनर ओपन कर रखा है, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू आउटसाइड प्रेशर वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो बेसिकली इसीलिए बॉइलिंग बहुत तेज़ी से होती है। और बॉइलिंग शुरू कब हुई होगी? जब आउटसाइड प्रेशर के हमारा प्रेशर इक्वल आ गया होगा। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा भागना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, जो आउटसाइड प्रेशर होता है वो उन्हें बांध के रखता है कि तू कैसे भाग सकता है। लेकिन जब आउटसाइड प्रेशर जैसे ही कम होता है तुरंत मॉलिक्यूल भागने लगते हैं, या तो हमारा जब प्रेशर बढ़ जाए, आउटसाइड प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो हम भागने लगते हैं। तो बेसिकली वेपर प्रेशर कब बढ़ता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ, इसलिए मैंने तीसरा पॉइंट लिखाया। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बेसिकली आप वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो वेपर प्रेशर बढ़ा के आपने सबसे पहले क्या किया? आउटसाइड प्रेशर के इक्वल ले आया। ठीक है, और जैसे ही आप इक्वल लेकर आए बॉइलिंग शुरू हुई, और जब आपने आउटसाइड प्रेशर से ज़्यादा कर दिया
तो फिर वो उड़ने लगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कूल फैक्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल। ठीक है, उसके बाद लेक्चर स्टॉप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं राउल्ट्स लॉ। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो राउल्ट्स लॉ बहुत ही सिंपल है। देखो, मोल फ्रैक्शन निकालने आ गया ना, तो आपको राउल्ट्स लॉ आ गया, समझ लो। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ कहता है पार्शियल वेपर प्रेशर डेवलप्ड बाय अ कंपोनेंट इन अ लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर डेवलप्ड बाय अ कंपोनेंट इन अ लिक्विड मिक्सचर, बाय अ कंपोनेंट इन अ लिक्विड मिक्सचर is directly proportional to mole fraction of that component, directly proportional to mole fraction of that component in the mixture। ठीक है, अब आपको टेक्स्ट बुक में अलग डेफिनेशन दी हुई है, उन्होंने बोला मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय प्योर प्रेशर। ठीक है, इन द मिक्सचर, तो वो डेफिनेशन गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर एग्जाम में आया तो वही लिखना होगा, सही है, लेकिन डेफिनेशन गलत है ना। डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है एक कंपोनेंट का, बताऊंगा ये सब क्या है, सब बताऊंगा, पूरा फील दिलाऊंगा तुम्हें। राउल्ट्स लॉ तुमने बहुत लोगों से पढ़ा होगा, हमसे पढ़ो, कभी दोबारा नहीं पढ़ोगे फिर। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एक बार पढ़ लिया तो दोबारा कभी नहीं पढ़ पाओगे हमसे, मैंने बोल रहा हूँ एक बार पढ़ लो तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, ऐसा फील करा दूंगा इसे तुम्हें। आप नोट्स खोलोगे खुद याद आएगा यार क्या बताया था बंदे ने। पार्शियल वेपर प्रेशर जो डेवलप होता है एक कंपोनेंट का लिक्विड मिक्सचर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। इससे हमें क्या समझ में आता है? कुछ नहीं, इसे क्या समझना था। मान लो आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर है। दोनों कंटेनर को मिला के पास आपके पास यहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर है। ठीक है, दोनों कंटेनर आपने मिला दिया तो उससे आपको पास यहाँ पे आया एक बड़ा कंटेनर। ठीक है, तो मान लो आपके पास इस कंटेनर में लिक्विड ए था। ठीक है, मान लो आपके पास इस कंटेनर में लिक्विड ए था और इस कंटेनर में आपके पास लिक्विड बी था। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड बी द्वारा जो भी वेपर प्रेशर बना होगा वो उसको मैं बोलता हूँ पी नॉट बी, और यहाँ पे कंपोनेंट ए द्वारा जो भी वेपर प्रेशर बना होगा उसको मैं बोलता हूँ पी नॉट ए। ठीक है, इस कंटेनर में क्या है? प्योर लिक्विड ए है। ठीक है, प्योर लिक्विड ए है, और अगर सिर्फ लिक्विड ए है तो यहाँ पे लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि लिक्विड ए के अलावा कोई है नहीं। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट मान लो यहाँ पे ए है, तो टोटल मोल भी ए ही होंगे, क्योंकि सिर्फ ए ही ए है ना, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 आएगा ए का। अच्छा, इस केस में देखो, इस केस में क्या है? यहाँ पे प्योर लिक्विड बी है। ठीक है, और यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है वो ऑब्वियसली अगेन 1 आएगा, और जो यहाँ पे वेपर प्रेशर बन रहा होगा बी का, जो प्योर वेपर प्रेशर बन रहा होगा यहाँ पे बी का, उसको मैं बोलता हूँ पी नॉट बी, और यहाँ पे जो प्योर वेपर प्रेशर बन रहा होगा उसको मैं बोलूंगा पी नॉट ए। अब मैंने क्या किया? दोनों कंटेनर्स को मिला दिया, दोनों के लिक्विड्स को मिला दिया, तो इक्वल यहाँ पे ए प्लस बी आया मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे आया क्या मेरे पास? यहाँ पे आया मेरे पास ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आया ए प्लस बी, मतलब ये लिक्विड है मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड बी। अब मान लो यहाँ पे कोई इवेपोरेट हो रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे वेपर प्रेशर बना रहे हैं। ठीक है, इवेपोरेट होके कुछ वेपर प्रेशर्स यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो हमें नहीं पता, कुछ मॉलिक्यूल्स ए के होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स बी के होंगे। तो ए वाले जो प्रेशर बना रहे हैं मान लो वो ए है, बी वाले जो प्रेशर बना रहे हैं मान लो वो बी है। ठीक है, तो ये जो पीए है इसी को हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये जो पीबी है इसे हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल क्यों पार्शियल? क्योंकि यहाँ पे दोनों अपना अपना वेपर प्रेशर बना रहे हैं, एक तो ए भी बना रहा है और दूसरा बी भी बना रहा है। तो अगर ए भी बना रहा है और बी भी बना रहा है तो दोनों यहाँ पे वेपर प्रेशर बना रहे हैं, तो इसीलिए अगर किसी एक का निकालेंगे तो हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। इसमें मोल फ्रैक्शन भी दोनों का होगा,
इसमें जीटा ए भी होगा और जीटा बी भी होगा, लेकिन दोनों के जीटा का सम तो 1 आएगा, ये तो फिक्स है। तो जीटा ऑफ ए प्लस जीटा ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 आएगा। ये चीज़ तो हमें क्लियर है। इतना समझ में आया क्या? मेरी मेहनत रंग लाई क्या? ठीक है, यारा पढ़ाना हमारा जाने क्या रंग लाएगा। रंग लाया? कुछ नहीं रंग लाया। देखो हमारे पास एक कंटेनर ए था, ए कंटेनर में जो वेपर प्रेशर बन रहा है लिक्विड द्वारा, इसलिए मैंने पहले आपको सिंपल वेपर प्रेशर का डेफिनेशन बताया। लोग आपको डायरेक्ट राउल्स लॉ बताएंगे, मैंने पहले वेपर प्रेशर बताया। तो ए द्वारा जो प्रेशर बन रहा था उसको हम बोल रहे थे पी नॉट ए, क्योंकि इसमें सिर्फ ए ही ए था। फिर बी वाले में सिर्फ बी ही बी था, और इसके द्वारा जो प्रेशर बन रहा था उसको बोल रहे थे पी नॉट बी। अब हमने दोनों कंटेनर के लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद कुछ प्रेशर ए भी बनाएगा और कुछ प्रेशर बी भी बनाएगा। तो ए अपना प्रेशर बना रहा है, बी अपना प्रेशर बना रहा है, दोनों का कुछ ना कुछ प्रेशर बन रहा है। तो हमने मान लिया भैया जो ए प्रेशर बना रहा है वो पी ए है और जो बी प्रेशर बना रहा है वो पी बी है। तो पी ए को हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पी बी को बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। जीटा ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जीटा बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं पहले आप लोगों को लिख के यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, जीटा ए जीटा बी क्या है? जीटा ए एंड जीटा बी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ठीक है, ओके। पी नॉट ए पी नॉट बी, तो पी नॉट ए एंड पी नॉट बी ये क्या है? ये वेपर प्रेशर है किसके? प्योर ए और प्योर बी के। आर वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी। ठीक है, अच्छा। तो पी ए और पी बी क्या है? पी ए और पी बी है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। अच्छा, तो पहला पॉइंट है जीटा ए हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जीटा बी हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी नॉट ए पी नॉट बी हो गए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी। और पी ए अपना प्रेशर बना रहा है, पी बी अपना प्रेशर बना रहा है, तो कुछ टोटल प्रेशर भी बन रहा होगा। तो जो यहाँ पे टोटल प्रेशर बन रहा है उसे मैं अगर दिखा दूं पीटी से, तो पीटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो चौथा पॉइंट भी लिख दो कि पीटी इज द टोटल प्रेशर। पीटी इज द यहाँ पे क्या हो गया? पीटी हमारा टोटल प्रेशर। ठीक है, पीटी इज द टोटल प्रेशर। तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है, क्लियर है। अब राउल्स लॉ क्या कहता था, हम वापस जाते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर डेवलप्ड बाय अ कंपोनेंट इन अ लिक्विड मिक्सचर। पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब मान लो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब जो अपना पार्शियल वेपर प्रेशर बना रहा है उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब जो पी ए होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जीटा बी के, और जो पी बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जीटा बी के। पी ए प्रोपोर्शनल होता है जीटा ए के, पी बी प्रोपोर्शनल होता है जीटा बी के। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट होता है प्योर वेपर प्रेशर। तो पी ए इज इक्वल्स टू आता है पी नॉट ए जीटा ए और पी बी इज इक्वल्स टू आता है पी नॉट बी जीटा बी। क्लियर हुआ या नहीं? तो टोटल प्रेशर क्या आएगा? पीटी आ जाएगा पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस पी बी मतलब पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। हमने क्या किया? पी और पी बी की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, तो ये आ गया टोटल प्रेशर। ठीक है, इसमें एक और चेंज कर सकते हैं। हमें पता है जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल्स टू क्या है? 1 है। तो मैं जीटा बी की जगह क्या डाल सकता हूँ? 1 माइनस जीटा ए डाल सकता हूँ। तो इस जीटा बी की जगह अगर मैं 1 माइनस जीटा ए डाल दूँ, सो देयरफॉर पीटी इज इक्वल्स टू आ जाएगा पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी माइनस पी नॉट बी जीटा ए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? जीटा ए कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मुझे नहीं पता ये उन्होंने क्यों डिराइव करके दे रखा है, जबकि इसका कोई खास यूज़ है ही नहीं। ठीक है, जीटा बी को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस जीटा ए से, तो पी नॉट बी, ये सिर्फ पी नॉट बी आएगा और यहाँ आएगा ओके, तो सिर्फ पी नॉट बी आएगा। हाँ, तो ये फॉर्मूला तब के लिए दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे हुआ क्या, कुछ लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं। जीटा बी की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? 1 माइनस जीटा ए रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो पी नॉट बी जब 1 माइनस जीटा ए से ओपन हुआ तो यह है पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी जीटा ए। तो जीटा ए मैंने दोनों में से कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा पी नॉट ए माइनस, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व ही करना था तो इतनी मेहनत क्यों। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, चलता है, अपने ही बंदे हैं। ठीक है, देखो
पी टी इज इक्वल्स टू आ गया पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी। जीटा बी की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस जीटा ए, है ना, जीटा बी की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस जीटा ए। तो पी टी इज इक्वल्स टू आ गया पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी जीटा ए। अब जीटा ए इसमें और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, सो देयरफॉर पी टी इज इक्वल्स टू आ गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और बाहर जीटा ए और प्लस बाहर आया पी नॉट बी। तो ये मेथड आपको तब यूज करना है जब किसी एक का मोल फ्रैक्शन आपको दिया हो, दूसरे का मोल फ्रैक्शन ना मालूम हो तब, ठीक है। बट फिलहाल आपको याद क्या करना है, सिर्फ ये याद करना है, क्योंकि ये याद हो गया तो ये याद हो जाएगा, दोनों याद हो गया तो इसका डेरिवेशन हो जाएगा, इसका डेरिवेशन हो गया तो ये अपने आप आ जाएगा। बेसिकली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंपटीशन लेवल पे, तो अगर किसी एक का मोल फ्रैक्शन दिया होता है तो हम इस फॉर्मूले से दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं और ऐसे ही सॉल्व करते हैं, या ऐसे ही सॉल्व करते हैं, या ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करते। बट आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा शाना बनने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए दिया हुआ है उन्होंने। अब मुझे नहीं पता भाई उन्होंने क्यों दिया हुआ है, ठीक है, बट दिया हुआ है तो इसलिए हमें करना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया हमारा राउल्ट्स लॉ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डीप जाते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी तक आपने देखा कि हमने सीखा राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ ने हमें कहा कि भैया पी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जीटा ए के। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो पी ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा पी नॉट ए जीटा ए। सिमिलरली बेटा पी बी होगा पी नॉट बी और जीटा बी के इक्वल, ठीक है, पी नॉट बी इंटू जीटा बी के इक्वल। तो बेटा पी टी हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। पी ए का फॉर्मूला तुम्हें पता है बेटा, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। तो बेटा इस तरीके से हमने 3 फॉर्मूले अभी तक निकाल लिए। आई होप अब तक आपको कहानी समझी होगी। आइए देखते हैं आगे। तो देखो आगे क्या है आप लोगों का, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, छोटा सा मेथड है। देखो जब वेपराइजेशन होता है, बेसिकली जो वेपर प्रेशर जब बनता है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि पार्शियल प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर का आपको ये फॉर्मूला पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर मान लो पी ए है, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो जाएगा जीटा ए, सॉरी जीटा ए नहीं वाई ए लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग करने के लिए, वरना जीटा ए में मिक्स कर दोगे। और टोटल प्रेशर हो जाएगा पी टी। तो कभी कभी आप लोगों को जो वेपर्स बने ना, उन गैस का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए भी आएगा, कभी कभी हो सकता है कंपटीशन लेवल पे आए, बोर्ड में अब मुझे नहीं पता वो देंगे या नहीं। तो जो वाई ए होगा वो आएगा पी ए बाय पी टी, ठीक है। पी ए बाय पी टी मतलब प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर कर दोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा वाई ए। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। जो ए का जो लिक्विड था उससे जो गैस बनी होगी, उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन है उस गैस कंपोनेंट में, वो होता है वाई ए, ठीक है। ऐसे ही सपोज वाई बी आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा पी बी अपॉन पी टी। अब कुछ लोग बोले यही नहीं समझा, अब तक तो सब समझ रहा था। अरे मूर्खो, देखो 2 लिक्विड को तुमने मिलाया, एक था लिक्विड ए, एक था लिक्विड बी। लिक्विड ए वेपराइज हुआ तो ऊपर जाके गैस बना, लिक्विड बी वेपराइज हुआ ऊपर जाके गैस बना। अब दोनों का अपना अपना कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा ना। तो अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो पी ए बाय पी टी करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है पी बी बाय पी टी करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना है पी सी बाय पी टी करो। पी सी है ही नहीं तो जीरो उसका मोल फ्रैक्शन, और क्या, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो हो सकता है कहीं पे आए। वैसे मैं बुक देखता हूँ, बुक में अगर क्वेश्चन दिया है इसके ऊपर तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, इस फॉर्मूले को फिर भूल जाना, ठीक है। वैसे मुझे लगता है शायद नहीं दिया है उसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल चेक कर रहा हूँ मैं, बेसिकली देखता हूँ मैं न्यूमेरिकल्स कौन कौन से दिए हुए हैं। ओके, तो इन्होंने हेनरी लॉ वगैरह पहले ही पढ़ा दिया है, मुझे नहीं पता अब क्यों पढ़ा दिया है। ओके, तो बेसिकली इन्होंने दे रखा है गाइस, ठीक है। तो इस टॉपिक पे आपको फोकस करना है, ठीक है, यू हैव टू डू इट। इन्होंने दे रखा है वो क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को इस पे फोकस करना है कि भाई देखो, मैं एक और बार बता देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ। देखो लिक्विड ए था, लिक्विड बी था, दोनों मिक्स हो गए। अभी लिक्विड ए का वेपर बना, लिक्विड बी का वेपर बना, तो उस वेपर में लिक्विड ए का कुछ कंपोजिशन है, कुछ कंपोजिशन लिक्विड बी का है। तो अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा पी ए बाय पी टी, और अगर मुझे बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा पी बी बाय पी टी। बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए एंड गैस बी को हम डिनोट करते हैं वाई ए और वाई बी से, ठीक है। वाई ए एंड वाई बी डिनोट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए एंड गैस बी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में एक बहुत ही ज़रूरी बात, लेक्चर नहीं खत्म हो रहा है, इस क्लिप के लास्ट में
कि above things, above formulas are valid only for ideal solution. आइडियल सॉल्यूशन वो क्या होता है? जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को ना ओबे करे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। दोनों के बीच का फर्क क्या होता है बताएंगे छोटे से क्लिप के बाद, ठीक है। मतलब अब मैं आप लोगों को थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करा देता हूँ, एक न्यूमेरिकल अपनी तरफ से, एक न्यूमेरिकल बुक से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आइडियल और नॉन आइडियल बताता हूँ। चलिए, तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इससे आई होप आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद एक जो टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है वो मैं लूँगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ जाओ और दूसरे क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक का वो भी ट्राई कर लो और उसके बाद वीडियो में वापस आओ, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि 15 मिनट का टॉपिक है। देखो क्वेश्चन में बोला हेक्सेन एंड हेप्टेन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, जहाँ पे मास हेक्सेन का 172 ग्राम है और हेप्टेन का 200 ग्राम है। तो दिक्कत उनके लिए हो गई जिनको भाई मोलर मास नहीं पता है। चलो मोलर मास छोड़ो, उनको फॉर्मूला ही नहीं पता है। तो हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14, ठीक है। तो C6H14 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे बताओ इसके? मास अपॉन कैपिटल मोलर मास। तो मास इसका 172 दिया हुआ है, मोलर मास 6 कार्बन है तो 12 6 72 और 14 हाइड्रोजन है तो 72 + 14 86, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स आ गया, ठीक है, ठीक है। तो 2 मोल्स आ गए हेक्सेन के, तो N ऑफ हेक्सेन आ गया 2 और N ऑफ हेप्टेन निकाले तो हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C7H16, ठीक है। तो इसका मास कितना है 200 और मोलर मास होता है 100, मान लो 100 नहीं भी होता होगा तो मान लो, ठीक है। तो आ गया 2 मोल्स, तो N ऑफ हेप्टेन आ गया 2। तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब PA PB, टोटल प्रेशर मतलब PT, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज मतलब हमें Y ऑफ हेक्स, Y ऑफ हेप्ट भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम PA PB निकाल लेते हैं। तो P ऑफ हेक्स क्या हो जाएगा? P ऑफ हेक्स हो जाएगा P0 हेक्स मल्टीप्लाइड बाय जीटा ऑफ हेक्स। तो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्स तो निकाला ही नहीं, पहले हम मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्स निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्स क्या आएगा? ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेक्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेक्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्ट, मतलब टोटल मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेक्स कितने हैं 2, फिर नीचे क्या आ जाएगा 2 + 3, 2 + 2, ठीक है। बेसिकली चलो इसको 300 ग्राम कर लो, तो ये 300 हो गया, तो ये हो जाएगा 3, तो 2 + 3, तो बेसिकली ये आ गया 2/5, ठीक है, जीटा ऑफ हेक्स। और अगर जीटा ऑफ हेक्स 2/5 है तो जीटा ऑफ हेप्ट डायरेक्टली 3/5 आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जीटा ऑफ हेक्स प्लस जीटा ऑफ हेप्ट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो बेसिकली वो 3/5 आएगा। बट ठीक है, निकाल देता हूँ। देखो जीटा ऑफ हेप्ट क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्ट अपॉन टोटल मोल्स। तो हेप्ट के मोल्स कितने हैं 3, टोटल मोल्स कितने हैं 5, तो ये आ गया 3/5, ठीक है। बेसिकली 4 कर देता तो कैंसिलेशन नहीं हो पाता। अच्छा कैमरा ऑफ हो गया था देखो, तो 200 × 2/5 आया, इसी तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये मैं इसीलिए 3 किया क्योंकि 2 + 2 4 कर देता तो कैंसिलेशन नहीं हो पाता। तो वैसे ही P ऑफ हेप्ट आया P0 ऑफ हेप्ट इंटू जीटा ऑफ हेप्ट, तो ये 530 टाइम्स कट गया, तो ये आ गया 90 mmHg, ठीक है, ठीक है। सो टोटल प्रेशर आ जाएगा P ऑफ हेक्स प्लस P ऑफ हेप्ट। तो P ऑफ हेक्स कितना है 80 और P ऑफ हेप्ट कितना है 90, तो ये आ गया 170 mmHg। तो हम लोगों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन उड़ा दिया है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है Y ऑफ हेक्स निकालो। तो Y ऑफ हेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ हेक्स, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ हेक्स अपॉन टोटल प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ हेक्स कितना है 80, टोटल वेपर प्रेशर कितना है 170, तो ये आ जाएगा 80/170, मतलब ये आ जाएगा 8/17, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन आ गया हेक्स का। अब देखो जैसे जीटा A प्लस जीटा B 1 होता है, वैसे ही YA प्लस YB भी 1 होता है, ठीक है। तो वैसे ही Y ऑफ हेक्स प्लस Y ऑफ हेप्ट कितना होगा 1 होगा, तो बेसिकली दूसरा 9/17 ही आना है। फॉर्मूले से करना चाहो उससे कर लो। तो Y ऑफ हेप्ट क्या आ जाएगा? Y ऑफ हेप्ट आ जाएगा P ऑफ हेप्ट अपॉन PT, तो वो है 90, ये है 170, तो ये आ गया 9/17। आई होप आपको समझा होगा, नहीं समझा तो रिपीट कर लो। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम नंबर 2.3 निकाल लीजिए। आई होप आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे हैं, नहीं लेके बैठे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखते हैं। सो बोला वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड प्योर लिक्विड B, मतलब P0A और P0 B आपको दिया है। P0A दिया है 450 और P0 B आपको दिया है 700, ठीक है। टेम्परेचर आपको दिया है, बेसिकली पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर ऐसे ही दे देते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। फाइंड कंपोजिशन ऑफ लिक्विड इन एंड वेपर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm, मतलब PT आपको दिया है 600, तो आपसे वो YA और YB पूछ रहा है, करेक्ट।
ठीक है। अच्छा, वो मोल फ्रैक्शन भी पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा? देखो, सबसे पहले आपको पीटी का फॉर्मूला लगा देना है। पीटी का फॉर्मूला क्या आएगा? पीए प्लस पीबी, ठीक है। पीटी इक्वल टू आएगा पीए प्लस पीबी। वहां मत देखो, वो पता नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज करके उन्होंने पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट बी यूज किया है उन्होंने, ठीक है। जो फॉर्मूला मैंने मतलब डिराइव किया था ना जीटा बी पुट करके, वो उन्होंने यूज किया, तो हम भी यूज कर सकते हैं, बट कम से कम रट्टा मारो, वो बेटर है ना। तो पीटी कितना है? 600। पीए की जगह क्या आ जाएगा? पी नॉट ए इंटू जीटा ए, और पीबी की जगह आ जाएगा पी नॉट बी इंटू जीटा बी। अब हमें पता है कि भैया जो जीटा ए प्लस जीटा बी होता है, इसका सम आता है 1, तो इसका मतलब जीटा बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस जीटा ए, ठीक है। सो देयरफॉर 600 इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए कितना है? 450, जीटा ए, पी नॉट बी कितना है? 700, और जीटा बी की जगह आ जाएगा 1 माइनस जीटा ए, ठीक है, ठीक है। सो देयरफॉर 600 इज इक्वल टू आ जाएगा 450 जीटा ए प्लस 700 माइनस 700 जीटा ए, ठीक है। तो 450 में से जब 700 जाएगा, अच्छा पहले 600 में से 700 घटा दो, तो ये आ गया -100। 450 में से 700 जब जाएगा तो ये आएगा 250, तो -250 जीटा ए, तो 0 से 0 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, तो जीटा ए आ जाएगा 10/25, मतलब ये आ जाएगा 0.4। और अगर जीटा ए 0.4 है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि जीटा भी 0.6 आएगा, खत्म। तो कौन सा फॉर्मूला याद करना था? वो क्या पता नहीं क्या क्या डिराइव करके रखा है उन्होंने, है ना। मतलब माना मैंने भी डिराइव किया था, बट वो सब याद करने की चीज़ नहीं होती है यार, ठीक है। तो x1 आ गया 0.4, x2 आ गया 0.6, क्लियर, इजी। अब देखो आपको निकालना है वाई ए के लिए मैंने बताया पी ए बाई पी टी कर दो, मतलब वेपर फेज में कंपोजिशन निकालना है तो पी ए बाई पी टी कर दो। पी ए कितना आया मेरा? अच्छा, पी ए निकालना पड़ेगा पहले, तो पी ए आएगा पी नॉट ए इंटू जीटा ए, और पी टी आपको दिया है 600। पी नॉट ए है 450 और जीटा ए है 0.4, 0.4 मतलब 4/10, और नीचे है 600, 0 से ये खत्म, ठीक है। 45 4 जा कितना होता है? 180, तो ये आ जाएगा 180/600, 0 से 0 खत्म, तो ये 3/10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0.3 आएगा क्या? हाँ 0.3 आएगा। अच्छा, मोल फ्रैक्शन है ना यार, तो ये तो 0.3 ही आना चाहिए। अब मुझे पता है कि भाई मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो वाई ए प्लस वाई बी कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तो देयरफॉर जो वाई बी है वो डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा 0.7। आसान है, आसान है। चलो, तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइए अभी चेकआउट करते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखो, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आपको क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्ट्स लॉ throughout the range of concentration are called ideal solution, ठीक है, आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को हर एक पॉइंट पर ओबे करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है बेंजीन प्लस टोलीन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन कैसे पहचानने का? कि सेम से आपको मिल जाएंगे। जैसे बेंजीन का भी स्ट्रक्चर और टोलिन का भी स्ट्रक्चर सेम होता है, फर्क ये होता है कि टोलिन में CH3 लग जाता है ना, एक हाइड्रोजन हटा के, तो ज़्यादा फर्क नहीं होता है, छोटा सा ही फर्क है। तो सेम से जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ऑब्वियसली आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो कैसे हम लोग ग्राफिकली इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लो यहाँ पे आपने प्योर ए रखा है, अगर यहाँ पे आपका प्योर ए है तो यहाँ पे जीटा ए होगा 1, और मान लो यहाँ पे आपका पी नॉट ए है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपने पी बी रखा है, मतलब प्योर बी रखा है, तो यहाँ पे जीटा बी आपका होगा 1 और जीटा ए ऑब्वियसली 0 होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे सपोज आपका कहीं पर है पी नॉट बी, यहाँ पे टोटल प्रेशर आप लोग देख पा रहे हो कि स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ दिख रहा होगा। एक्चुअली हुआ ऐसा कि कैमरा ऑफ हो गया था और एडिटिंग के टाइम मुझे दिखा यहाँ पे कि जो ग्राफ है वो डायरेक्टली बन गया, मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो पर्टिकुलर। तो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मतलब देखो ये ग्राफ कैसे बनता है वो मैं अभी के लिए आपको बता देता हूँ, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिपीट भी कर दूँगा, ठीक है। आप समझ जाओगे, बहुत आसान है। देखो पी ए के लिए जो ग्राफ बना है वो स्ट्रेट लाइन, देखो प्योर ए, यहाँ पे देखो प्योर ए है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो 1 होगा। यहाँ से लेके जो पी बी तक लाइन गई है वो लाइन किसकी है? वो पी ए की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पी ए का इक्वेशन होता है पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये लाइन कैसी जाएगी? ये लाइन स्ट्रेट लाइन जाएगी और ओरिजिन से पास होगी। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स से मैच कर रहा है ना, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो y इक्वल टू एम एक्स से मैच कर रहा है, तो इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये पी ए का ग्राफ है, ठीक है। वैसे ही पी बी का भी ग्राफ है,
जो कि प्योर बी, साई बी इज इक्वल्स टू 1, मतलब जीटा बी इज इक्वल्स टू 1 जो बोल दो, ठीक है। तो वो भी वाई इक्वल टू एम एक्स जैसा होगा, क्यों? क्योंकि वो भी होता है पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी, है ना। लेकिन जो टोटल प्रेशर वाली लाइन है वो देखो पी नॉट ए और पी नॉट बी को ज्वाइन कर रही है, क्यों? क्योंकि टोटल प्रेशर की इक्वेशन है पी ए प्लस पी बी, जो कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा है। मतलब बेसिकली उसका जो इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है, वो ओरिजिन नहीं है, वो ओरिजिन से नहीं पास हो रही है। तो इसीलिए बेसिकली उसका जो पासिंग पॉइंट है वो ओरिजिन नहीं है, तो इसीलिए वो लाइन ऊपर से गई है और पी ए वाला ग्राफ और पी बी वाला ग्राफ ओरिजिन से गया है, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैंने बता दिया। और ये जो मोल फ्रैक्शन है ये दोनों तरफ है, ठीक है, आगे की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी है। तो आई होप आपको समझ गया होगा, बट नहीं समझा तो मैं रिपीट करूँगा, टेंशन मतलब, ठीक है। टोटल प्रेशर जो है यहाँ पे वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है थ्रू आउट द कंसंट्रेशन, तो इसीलिए ये हम लोगों का आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि जो डेल्टा एच मिक्स होता है वो जीरो होता है, मतलब जब हम लोग दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो कोई भी हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं होती है, ठीक है। लिक्विड ए था, लिक्विड बी था, जब दोनों को मिलाते हैं तो मैक्सिमम केस होता है कि कुछ ना कुछ हीट इवॉल्व हो, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के केस में कभी भी कोई भी हीट इवॉल्व नहीं होती है। तीसरा, डेल्टा वी मिक्स जो होता है वो भी जीरो होता है, मतलब जो वॉल्यूम ए का था, ए का वॉल्यूम सपोज 20 ml था, बी का वॉल्यूम सपोज 50 ml था, तो मिलाने के बाद वो 70 ml आने चाहिए, ठीक है। तो वो होता है आइडियल सॉल्यूशन, मतलब मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे दे रखा था, हाँ, इंटरेक्शन जो होता है, जो इंटरेक्शन होता है सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन समझते हो ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टाइप, ये जो होता है ये ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। किस केस में? आइडियल सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई आपकी आइडियल सॉल्यूशंस की, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन का ये वाला ग्राफ हो गया, यहाँ पे प्योर ए था, यहाँ पे प्योर बी था, ठीक है, यहाँ पी नॉट बी, यहाँ पी नॉट ए, और ये जो लाइन है ये दर्शा रही है आपको टोटल प्रेशर। क्लियर हो गया? टोटल प्रेशर थ्रू आउट द ग्राफ जो है कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन। अभी हम बढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। चलिए अभी हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है। दीज सॉल्यूशंस, एक्चुअली स्टोरेज थोड़ा सा फुल हो गया है गाइस, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा तेज पढ़ाना पड़ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट फिर भी इतना तेज नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। दीज सॉल्यूशंस डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ किसी भी पॉइंट पर ये ओबे नहीं करते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये या तो राउल्ट्स लॉ से आगे चले जाते हैं या राउल्ट्स लॉ से पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले, ठीक है। एक होते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का बॉन्ड होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन जो होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है वो पॉजिटिव डेविएशन में वीक होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन क्यों बोलते हैं, नेगेटिव क्यों नहीं, वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा तुम्हें। और इस केस में सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर्ड टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसको तो पॉजिटिव डेविएशन बोलना चाहिए, इसको तो नेगेटिव डेविएशन बोलना चाहिए। बट रीज़न क्या है? रीज़न है ग्राफ। इसका जो ग्राफ है ना, इसके ग्राफ में तुम देखोगे, मान लो यहाँ पे तुम्हारा पी नॉट ए था, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा पी नॉट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जीटा ए क्या है, 1 है, यहाँ पे तुम्हारा जीटा बी क्या है, 1 है। ये लाइन किसके लिए है? मोल फ्रैक्शन के लिए है, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर, ठीक है। ये लाइन तुम्हारी वेपर प्रेशर दिखा रही है, लाइन तुम्हारी मोल फ्रैक्शन दिखा रही है। तो होता क्या है बेसिकली इस केस में कि भाई ये जो लाइन है ना आपकी, ये लाइन ऐसे जाती है, ये लाइन यहाँ से ऐसे जाती है, और जो टोटल प्रेशर है वो लाइन ऐसे जाती है,
ठीक है, मतलब जो टोटल प्रेशर है वो ग्रेटर आता है PA प्लस PB से। तो अगर PA प्लस PB से टोटल प्रेशर ग्रेटर आ रहा है तो हुआ ना पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि वो टोटल प्रेशर से ज़्यादा आ रहा है। मतलब बेसिकली जो आइडियल सॉल्यूशन से आप टोटल प्रेशर निकालोगे वो क्या आएगा, वो तो यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर आएगा वो आइडियल सॉल्यूशन वाला PT। बट तुम्हारा जो PT है वो तो यहाँ पे आ रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है बेसिकली, इसलिए PT इज ग्रेटर देन PA प्लस PB इस केस में। ठीक है, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन में आप समझ ही गए होगे क्या होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे तुम्हारा P0B है, सॉरी P0A है, यहाँ पे तुम्हारा P0B है, तो इस केस में क्या होगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे जीटा A आ जाएगा 1, यहाँ पे जीटा B आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से होगा यहाँ पे। मतलब बेसिकली आइडियल केस क्या था कि यहाँ पे आ जाना चाहिए था टोटल प्रेशर, लेकिन हो क्या रहा है, टोटल प्रेशर PA प्लस PB से कम आ रहा है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो आप लोगों को डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में। तो क्या करोगे, आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा V मिक्स 0 होता है, इसमें डेल्टा V मिक्स 0 नहीं होता है। डेल्टा H मिक्स 0 होता है, इसमें डेल्टा H मिक्स 0 नहीं होता है। ये ओबे करता है राउल्ट्स लॉ को, इसमें ओबे नहीं करता है राउल्ट्स लॉ को। इसमें जो टोटल प्रेशर है वो PA प्लस PB के इक्वल होती है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो टोटल प्रेशर होता है वो PA प्लस PB के नॉन इक्वल होती है। 4 पॉइंट मोर देन इनफ है। एग्जाम्पल लिख दो, बेंजीन प्लस टोलिन हो गया आपका इसका आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कोई भी एक एग्जांपल अगर मुझे याद आता है तो क्लोरोफॉर्म प्लस नहीं, क्लोरोफॉर्म प्लस वो तो आइडियल सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल कोई चिपका देता हूँ, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वो आप एग्जांपल चिपका सकते हो। आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी याद कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा। तो समझ में आया इसको पॉजिटिव डेविएशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि राउल्ट्स लॉ से ये पॉजिटिवली डेविएट हो गया। PT यहाँ आना चाहिए था बट ये ऊपर गया, और यहाँ पे PT यहाँ आना चाहिए था बट ये नीचे गया, तो नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये ग्राफ वगैरह सब कुछ समझ में आया होगा। आप अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।